एलिमिनेशन का वीडियो 1 घंटे का है, बहुत काम की चीज़ें बोलनी है, ठीक है। तो वही मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन का मतलब ये M+E, ठीक है। पहले उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो मेटाबॉलिज्म का था पॉइंट, अब वो एलिमिनेट करेंगे। तो कोई भी जो फ्लूइड है, कोई भी वाटरी सिक्रीशन है, कोई भी सिक्रीशन है अपने बॉडी में, लाइक बाइल, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, वॉटेवर, ठीक है, तो सब में से अपना निकल सकता है, ड्रग एलिमिनेट कर सकता है। अब जो लिथियम है, ठीक है, याद रखना सोडियम भी निकलता है बॉडी में से, तो लिथियम उसके ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम से भी निकलेगा, ठीक है। लिथियम से क्या निकलेगा, बाइल, लिथियम वुड बी एक्सक्रीटेड ऑल्सो इन द बाइल, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, ठीक है, नॉट बाइल, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, ठीक है, इसमें से लिथियम निकल सकता है। और जो जनरल एनेस्थीसिया के गैसेज है दैट कैन बी एक्सेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। फिर ड्रग्स एक्सक्रीटेड इन मिल्क, ठीक है, तो सपोज ड्रग्स एक्सक्रीट हो रहे मिल्क में, तो बच्चा वो ले लेगा, ठीक है, बच्चा वेल ब्रेस्ट फीडिंग वो ड्रग्स को ले लेगा, ठीक है, तो और वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और अगर ये सब ड्रग्स खा रही है विच आर एक्सक्रीटेड आउट इन द मिल्क, तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो दोज ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन से ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग आर स्मॉल ड्रग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड पता है कि इट डिस्प्लेसेस द ये अपना बिलीरुबिन फ्रॉम द एल्ब्यूमिन, मतलब कि बिलीरुबिन था, ठीक है, वो हमेशा ऐसे प्रेजेंट होता था, वो एक लाइक प्रेजेंट होता है बेबी या एडल्ट में, लेकिन बिलीरुबिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक इट इज़ बाइंड टू द एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब इसको डिस्प्लेस कर दिया सल्फोनामाइड ने, तो वो जो है बिलीरुबिन वो फ्री घूमेगा, तो वो कनेक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं था बेबी के अंदर, ठीक है, तो ये हो गया। फिर बाकी MTX हो गया, ठीक है। एस्पिरिन कॉजेज रे सिंड्रोम, मतलब कि एस्पिरिन है जो मिल्क से निकल रहा है, वो अगर वो बच्चे में चला गया तो वो बच्चे में लीवर डैमेज कराएगा, दैट इज़ रे सिंड्रोम। फिर लिथियम और लेवेटिरासिटाम, ठीक है, लेवेटिरासिटाम इज़ लाइक सेफ इन मदर, बट वो मिल्क के थ्रू निकलता है, इसलिए ड्यूरिंग लैक्टेशन नहीं लेना चाहिए मदर को। अब जो ड्रग्स है विच आर एक्सक्रीटेड इन बाइल, ठीक है, तो ये मेजर एक्सक्रीटरी पाथवे नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ एंटेरो हिपैटिक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। एंटेरो मतलब वापस जाएगा, हिपैटिक मतलब वापस ये ड्रग जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कैसे, तो एग्जांपल OCP लिया अपन ने, ठीक है, विच गेट्स एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल। अब ये हमेशा ग्लूकोरोनाइड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो ग्लूकोरोनाइडेशन इसका हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने जो अब ये वहाँ से जाएगा वाटर सॉल्युबल बन गया है, यहाँ से जाएगा इंटेस्टाइन में, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके पास एक ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम होता है, तो ग्लूकोरोनाइड को ये तोड़ देगा, मतलब वापस जो सॉल्युबल ग्रुप जो अटैच हुआ था फेज़ 2 के अंदर, दैट इज़ ग्लूकोरोनाइडेशन, ठीक है, तो वापस बंद हो गया, ठीक है, तो मतलब वो वापस ही वाटर सॉल्युबल से लिपिड सॉल्युबल बन गया, तो वापस वो पोर्टल वेन से जाके वापस लीवर में चला जाएगा, फिर वो बाइल में, तो ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट इसका चलता रहेगा। तो बेसिकली ये है कि जो भी यूरिन है, ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन है, तो उसके अंदर कैसे 3 चीज़ें हैं, ठीक है, कि मतलब कैसे जो ब्लड वेसल्स जैसे लाइक सपोज एफेरेंट से इफेरेंट आर्टीरियल्स, मतलब एफेरेंट इफेरेंट जो भी है, ठीक है ना। तो अभी इसमें जो ड्रग घूम रहा है, ये जो कैपिलरी है छोटी सी, ठीक है, तो इसमें से अभी बाय द पैरासेलुलर स्पेसिस जो फिल्ट्रेशन में था, ठीक है, तो उसके थ्रू लाइक पोडोसाइट के बीच का स्पेसिस है पैरासेलुलर स्पेस, तो अभी अंदर आ चुका है, कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल मतलब इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, तो ये हो गया। ड्रग्स प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिल्टर्स आउट थ्रू पैरासेलुलर स्पेसिस, ठीक है। अब ये इसलिए ये पैसिव है, इसके अंदर कोई ATP की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रीडोमिनेटली क्या होता है ना, कि सपोज जो पोडोसाइट्स है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो पता है कि भाई नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, एंड लाइक जो एसिडिक ड्रग्स उन पे H+ पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक पे नेगेटिव, ठीक है। तो मोस्टली ये जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर एसिडिक ड्रग्स ज़्यादा आती हैं, ठीक है। और इसमें जो भी ये ड्रग्स है, क्योंकि ये पता है फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था पहले VD वाले में कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है, मतलब कि इसमें लाइक प्रोटीन्स कांट बी फिल्टर्ड आउट, तो जो ड्रग्स विच आर बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग रिड्यूसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो भी ड्रग एल्बुमिन से बाइंड है वो नहीं क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल GFR 125 है, नेट यूरिनरी क्लियरेंस के पे कितना यूरिन में जा रहा है, तो वो क्या है, तो 3 चीज़ें पैरामीटर है, कि तो ATS एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, फिर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो रीएब्जॉर्ब तो मतलब अंदर लाना, ठीक है, तो प्लस कर दो ATS प्लस GFR, ठीक है, ये है ना, माइनस पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर वही पता है अपने को NUC ज़्यादा है मोर देन GFR, मतलब कि ज़्यादा यूरिन में आ रहा है, मतलब कि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन इज़ द प्रीडोमिनेंट फैक्टर। और अगर NUC कम है, मतलब GFR 125 ml है, उससे कम NUC आ रहा है, इसका मतलब कि रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है।
अब जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। मतलब बात ऐसा समझ लो कि जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स होती है दे रन पैरेलल टू द सरफेस, दे रन पैरेलल टू द लाइक टू द नेफ्रॉन, ठीक है। और जो वासा रेक्टा और जो भी नाम बोलते हैं उनको वैसे ही है। तो मतलब जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स हैं विच रन्स पैरेलल, ठीक है, टू द रीनल नेफ्रॉन्स। तो वो जो एफेरेंट आर्टरीज हैं दैट रन पैरेलल टू द रीनल नेफ्रॉन्स, उसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टर्स आर प्रेजेंट ऑन दीज रीनल नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली एटीपी रिक्वायर्ड है, तो वो जो वो ट्रांसपोर्ट से पंप बोल दो इनको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एज अ पंप, तो ये पिक्स द ड्रग फ्रॉम द ब्लड इन द आर्टरीज एंड देन थ्रोज इनटू द नेफ्रॉन, ठीक है। मतलब कि दैट्स वाई फोर्सफुली एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन। तो इसके अंदर पंप है, तो इसमें बोथ प्रोटीन बाउंड एंड फ्री फ्रॉम ड्रग्स कैन बी एक्सक्रीटेड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एज अ पंप से ही हुआ, हेल्प्स इन एटीएस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर्स कौन से तो 3 टाइप के हैं, OATP, OCTP और पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। OATP एनायन, अब पता अपने को एनायन है OH माइनस, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग्स एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि पता था OH माइनस है तो H+ को ज़्यादा वो करेगा, ठीक है, लाइक मतलब नेगेटिव तो रिपेल करेगा ना। तो OATP एनायन है, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि एसिड, ठीक है। अब OCTP C मतलब कैटायन, तो बेसिक ड्रग्स को ही एक्सक्रीट करेगा। लाइक एग्जांपल इसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, OATP, OCTP में ट्यूबोक्यूरार, ठीक है, द क्यूरार ड्रग्स। पी ग्लाइकोप्रोटीन में न्यूट्रल, लाइक डिजॉक्सिन याद रखना है, ठीक है, PGP, पी ग्लाइकोप्रोटीन में। प्रोबेन एसिड जो है दैट इनहिबिट्स द OATP ट्रांसपोर्टर, तो पेनिसिलिन प्लस प्रोबेन एसिड रिड्यूसेस एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन इनटू द यूरिन, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग। अब पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ओनली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स गेट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। इफ द ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सपोज मतलब जो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है तो वाटर सॉल्युबल तो हो गया, लेकिन कोई लिपिड सॉल्युबल है तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सपोज कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो अपने को तो वापस ड्रग करना है, मतलब कि ड्रग शुड बी रिमूव थ्रू द यूरिन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, वापस वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा ड्रग को, ठीक है। तो बेसिकली जो लिपिड सॉल्युबल है वो तो जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट में आया तो फिर वापस चला जाएगा पीछे, मतलब कि पैसिव रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉइजनिंग है तो उसको वापस बनाएंगे वाटर सॉल्युबल, कैसे करेंगे। तो सपोज अगर पॉइजनिंग हो गई है एक वीक बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, एसिडिक वॉटेवर, तो उल्टा कर देंगे अपन। वीक एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो अपन बेस डाल देंगे, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, दैट इज़ फोर्स्ड एल्कालाइन डाईयूरेसिस। और अगर बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो अपन अमोनियम क्लोराइड डालेंगे जो एसिडिक है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स याद रखना है, ठीक है। INE जो आएगा मतलब कि वो प्लांट एल्कालॉइड्स है, ठीक है। मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, स्ट्रिचनीन, एट्रोपिन, क्विनीन, एम्फिटामिन, ये सब बेसिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और जो एसिडिक ड्रग्स है वो एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, MT एक्सबार्बिटूरेट्स। तो याद रखना जो स्ट्रॉन्ग आयनिक ड्रग्स है ना तो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते पीएच से, वो अपन ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। हमेशा वाटर सॉल्युबल ही रहेगा, ठीक है। फिर एंटीडोट याद रखना एम्फिटामिन और एस्पिरिन का, तो वही कि अपन को फोर्स्ड अल्कालाइन या फोर्स्ड एसिडिक डायूरेसिस करना है तो अगर एम्फिटामिन है तो अपने को पता है अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। और अगर ये है एसिडिक ड्रग है, ठीक है, लाइक एस्पिरिन तो सोडियम बाइकार्बोनेट। काइनेटिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा जितना है वो PC बोल दिया उसको, प्लाज्मा कंसनट्रेशन, उसकी यूनिट्स। फिर ड्रग रीचेज द किडनी तो वही एक्सक्रीट करता है, दैट इज एलिमिनेशन, वो mg/मिनट है, ठीक है। तो PC इज ml, ये मिनट। फिर क्लियरेंस का होता है कितना किडनी उसको निकाल पा रहा है, ठीक है, दैट इज क्लियरेंस और कैपेसिटी क्लियरेंस कैपेसिटी, ठीक है। फिर E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CL, तो ऑफकोर्स जितना भी एलिमिनेशन होगा, जितना ज़्यादा क्लियरेंस होगा उतना एलिमिनेट होगा, ठीक है। लाइक जितना हाई कैपेसिटी ऑर्गन के पास, दैट इज़ द क्लियरेंस कैपेसिटी, तो मोर ड्रग एलिमिनेट होगा यूरिन में, ठीक है। और अगर E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, तो मोर ड्रग एंटर्स द यूरिन, ठीक है। मतलब ये सपोज E इज़ जो एलिमिनेशन है, जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसनट्रेशन भी होगा उतना ज़्यादा वो यूरिन में जाएगा, ठीक है। तो द ग्रेटर अमाउंट ऑफ ड्रग प्लाज्मा तो मोर ड्रग एंटर्स इनटू द यूरिन, ठीक है। और E मतलब जो एलिमिनेशन है दैट इज़ mg/ml, mg/मिनट, ठीक है। क्लियरेंस जो था दैट वाज अपन मतलब अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन तो पता है कि mg/ml, ठीक है। और एलिमिनेशन इज mg/मिनट, तो जो E है एलिमिनेशन इज इक्वल टू क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन कर दो ठीक है, मतलब कि mg/मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन mg/मिनट है, क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन याद रखना है।
फिर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर। तो याद रखना जीरो एकदम बकवास है, ठीक है। तो फर्स्ट एकदम जोरदार है, फर्स्ट में मतलब 100 से 50 से 25 से 12.5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि क्लियरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी है। पर सपोज अगर अपनी क्लियरेंस कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो वो बार बार उसको नहीं कर पाएगा मतलब कि उसकी एक लिमिट आ गई है कि भाई सपोज़ मैं 20 mg फेनिटॉन का निकाल सकता हूँ, तो मुझे 40 mg ड्रग दो या 100 दो या 200 दो, मैं 20 को ही निकालूंगा, ठीक है। मतलब क्लियरेंस कैपेसिटी कम है, ठीक है, जीरो ऑर्डर को, इसीलिए उसको सैचुरेशन काइनेटिक्स बोलता है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसके अंदर फर्स्ट है जीरो ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर को जीरो सैचुरेशन काइनेटिक्स बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसको अपन ये बोलते हैं, ठीक है, फ्लो लिमिटेड एलिमिनेशन, ठीक है। बस याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर एक ये फ्लो लिमिटेड एलिमिनेशन है, ठीक है। और क्लियरेंस कैपेसिटी बहुत हाई है, ठीक है ना, इज़ वेरी हाई। अब जो एलिमिनेशन और टी हाफ लाइफ है ये याद रखना है, ठीक है। और इसका अपोजिट कर देना है जीरो ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर याद रखना है कि जो कांस्टेंट फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन निकल रहा है ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड, ठीक है। मतलब कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग, कांस्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज वाइज हमेशा भाई 20%, 30%, 50%, वॉट एवर इट गेट्स एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, सम mg इज एलिमिनेटेड। फिर मोस्ट ड्रग्स वही ये सब ईजी है, वेरी फ्यू ड्रग्स फॉलो जीरो ऑर्डर, ठीक है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में वही एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ठीक है, क्योंकि उतना जल्दी वो एलिमिनेट भी होगा, ठीक है। तो वो एकदम वैसा दिखेगा, ठीक है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। उसके अंदर लीनियर दिख रहा है अपने 90, 80, 70, 60, ठीक है। ड्रग्स दैट शो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट थेराप्यूटिक डोजेस, ठीक है। तो बात है कि थेराप्यूटिक की बात कर रहे हैं, तो लाइक सपोज और एक चीज़ है कि हाँ सब ड्रग लो डोज में मतलब कि थेराप्यूटिक से भी लो, ठीक है, उसमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो कर सकता है ना क्लियर, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे अपन ड्रग का डोज बढ़ा दिया बाद में जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, हाई या टॉक्सिक डोसेस में, ठीक है। तो सपोज फेनिटॉइन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, लो डोज, लेकिन अपन हमेशा थेराप्यूटिक डोज की बात कर रहे हैं ना, वो जो एक हाई डोज हो गया है प्रैक्टिकली, ठीक है, मतलब जो भी है। तो थेराप्यूटिक डोज में तो इसलिए वो जीरो ऑर्डर पे एग्जांपल आया, बाकी तो हर ड्रग फर्स्ट ऑर्डर में लो डोज ही करता है, ठीक है, एक्सेप्शन है एल्कोहल। एल्कोहल ओनली शोज प्योर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, प्योर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एल्कोहल, याद रखना एक्सेप्शन है। एल्कोहल लो डोज हो कुछ भी हो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा ही करेगा, ठीक है। निमोनिक है व्हाट्सएप। फिर जो सूडो जीरो ऑर्डर है, सूडो जीरो ऑर्डर, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो वही फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, क्लियरेंस कैपेसिटी इज नॉट सैचुरेटेड, जीरो के अंदर सैचुरेटेड हो जाता है। तो अब जीरो से फर्स्ट से जीरो तुरंत तो पहुंच नहीं सकता है, तो बीच का जो होता है ना उसको सूडो जीरो बोलते हैं। लाइक जो क्लियरेंस कैपेसिटी वो धीरे 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 सैचुरेट होता जाएगा, ठीक है। लाइक कोई ड्रग है वो भाई 20 mg खाली कर रहा था, ठीक है, मतलब ज़ीरो ऑर्डर, तो कैसे पहुंचा, पहले उसने 8 mg, 10 mg, 12 mg, 15 वॉट एवर, तो फिर बाद में 20 तक पहुंचा, ठीक है। तो उसको सूडो ऑर्डर बोलेंगे। तो फेनिटॉइन एट थेराप्यूटिक डोज शोज बोथ जीरो ऑर्डर एंड सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो फेनिटॉइन का यही मतलब है कि भाई एकदम लो पे चलो फर्स्ट ऑर्डर तो कर ही रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना कि अगर सूडो ज़ीरो पूछा है तो फेनिटॉइन, ठीक है, एंड हमेशा ही ज़ीरो ऑर्डर, तो फिर अल्कोहल आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो नाम याद रखना है कि फ्लो लिमिटेड और कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन, ठीक है। तो फ्लो लिमिटेड और कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन, तो क्या क्या नाम है, फ्लो मतलब फर्स्ट, कैपेसिटी मतलब ज़ीरो, और एलिमिनेशन और टी हाफ याद रखना है दोनों का। टी हाफ कांस्टेंट है इसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, ज़ीरो के अंदर टी हाफ डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। और वही जो एलिमिनेशन है इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा कंसनट्रेशन, किसके अंदर, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, और जो ज़ीरो ऑर्डर है उसके अंदर एलिमिनेशन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो या तो ये याद रख लो कि ज़ीरो ऑर्डर के अंदर पता है एलिमिनेशन कांस्टेंट है ना, तो उसमें जो दूसरा जो है फर्स्ट ऑर्डर उसके अंदर टी हाफ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो एमसीक्यू में अल्कलाइनाइजेशन है तो वही एसिडिक ड्रग देंगे अपन। फिर जो ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पता है भाई क्लियरेंस अगर अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि ड्रग ज़्यादा है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, तो फिर क्लियरेंस कैपेसिटी जो सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब कि क्लियरेंस डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन फर्स्ट उसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स का हाफ लाइफ डोज, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज,
तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी पता है कि AUC ओरल अपन IV, लेकिन अगर डोज कर रहा है तो डोज में ऑफकोर्स अपन IV कम देंगे क्योंकि उसका भी ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, अगर डोज पूछा तो डोज पूछा है तो IV ऊपर आ जाएगा, IV अपन ओरल, F मतलब फ्रैक्शन, तो AUC ओरल अपन IV। फिर VD और एलिमिनेशन याद रखना है इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अपने को पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से VD मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन में, और मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीशन, दैट इज एलिमिनेशन में अपने को क्लियरेंस मिलता है, ठीक है, या एलिमिनेशन। तो VD इज इक्वल टू डोज अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो जो VD है, ठीक है, डोज अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन की, भाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना डोज है अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। तो जो लोडिंग डोज है, ठीक है, जो इनिशियल डोज, तो उसमें सेम ऑफ लाइक जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, पहुंचाने के लिए, तो वही VD इंटू टारगेट कंसनट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब D मतलब देखो लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज सब में फार्मूला में प्लाज्मा कंसनट्रेशन आएगा ही, तो D फॉर D मतलब VD एंड C फॉर ये अपना मेंटेनेंस में C आता है ना, तो यहाँ पे क्लियरेंस आ जाएगा, MD इज इक्वल टू क्लियरेंस इंटू ये, और E इज इक्वल टू पता है क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो जितना एलिमिनेट हुआ है, जितना ड्रग एलिमिनेट हो रहा है, उतना अपने को वापस देना पड़ेगा, दैट इज़ द मेंटेनेंस डोज ना। तो E एंड मेंटेनेंस डोज आर द सेम थिंग, ठीक है। और जितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में पहुँचाना है उतना अपने को लोडिंग डोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये तो इजी हो गया ना, VD इज इक्वल टू डोज अपन प्लाज्मा कंसनट्रेशन, तो वही डोज जितना पूरे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरे टिश्यूज़ में फैल जाए, तो वो डोज को लोडिंग डोज बोल दिया अपन ने, तो दैट इज़ VD इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन, दैट इज़ टारगेट, ठीक है। तो VD से LD निकलेगा, और जो एलिमिनेशन है दैट इज़ क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, तो वही सेम हो गया मेंटेनेंस डोज, क्लियरेंस इंटू टारगेट कंसनट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर हाफ लाइफ का मतलब ये 50% मतलब प्लाज्मा में हो गया या एब्जॉर्ब हो गया, एलिमिनेट वॉट एवर 50% कम हो गया है प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग। लाइक प्लाज्मा में 100 mg था तो 50 mg हो गया, मतलब कि वो 50 अब भले ही वो एलिमिनेट हो गया हो, किडनी में चला गया हो या फिर ऑर्गन्स में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। मतलब क्लियरेंस या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये दो फैक्टर्स से जो भी जा रहा है पर 50% होना चाहिए। तो अब यही कि हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग डज नॉट डिपेंड ऑन द बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज EDME में स्टडी में पहले डिस्ट्रीब्यूट तो होना चाहिए ना, फिर अपन हाफ लाइफ निकालेंगे। तो जब ब्लड में पहुंचा ही नहीं उसके पहले जो भी पैरामीटर थे लाइक एब्जॉर्प्शन रिलेटेड, वो काम में ही नहीं आएगा। तो हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द एब्जॉर्प्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब टी हाफ क्या है, तो टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 इंटू VD अपॉन CL, ठीक है ना। तो 0.693 अपन K भी बोल सकते हैं, K इज़ एन एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्लियरेंस अपॉन VD, ठीक है। अब एलिमिनेशन फेज क्या है, कोई भी ड्रग है विट इंस्टेंटेनियसली एंटर्स ऑर्गन, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, ठीक है। तो वो पहले ही तुरंत ही रिवर्सिबली ऑर्गन में चला जाएगा, ठीक है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो अपन उसको काउंट नहीं करते हाफ लाइफ के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ तो उसको जो एलिमिनेशन फेज होता है ना, जब बाद में वो इसके ग्राफ में दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड मतलब जो ड्रग है वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन से तुरंत ही उसमें चला गया है, किसके अंदर, ऑर्गन्स के अंदर। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसके बाद एलिमिनेशन फेज है कि यहाँ से या तो ऑर्गन में जाएगा या तो यूरिन में जाएगा, ठीक है, मतलब कि प्लाज्मा से कम हो रहा है ना अब ऑर्गन में या तो यूरिन में, तो दैट इज़ एलिमिनेशन फेज। तो ये जो एलिमिनेशन फेज जो है यही कैलकुलेट करते हैं टू कैरी आउट द हाफ लाइफ, इसलिए हाफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द एलिमिनेशन फेज, तो उसको इसलिए हाफ लाइफ एलिमिनेशन हाफ लाइफ बोलता है, ठीक है। फिर जो टी हाफ है तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरेंस, लाइक सपोज जितना ज़्यादा सॉरी टी हाफ लाइफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब सपोज बहुत क्लोरोक्वीन है तो उसका इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, ठीक है, तो वो वापस अंदर भी आ सकता है, लेकिन रिवर्सिबल बाइंडिंग है, ठीक है। तो मतलब ऑर्गन्स में, ऑर्गन से थोड़ा बहुत प्लाज्मा में आता रहेगा वॉट एवर, तो इसलिए हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। भाई जितना ज़्यादा क्लियरेंस उतना ड्रग जा रहा है ना, मतलब सीधा प्लाज्मा से बाहर, ठीक है। तो वो टी हाफ लाइफ का याद रखना है, VD और 1 बाय क्लियरेंस, ठीक है। मतलब कि टी हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस, ठीक है। फॉर्मूला जैसे याद रखना है अपने को, ठीक है। D में VD आएगा, लोडिंग डोज में D, तो VD क्लियरेंस में फिर मेंटेनेंस डोज में C, तो ये आ गया।
और एल डी निकाल ले तो वी डी पता ही चल ही जाएगा अपने को, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर हाफ लाइफ में ये रट्टा मारना है कि 90% एलिमिनेशन 3.3 हाफ लाइफ में होता है, 95% 4 हाफ लाइफ में, 4 to 5, 100% एलिमिनेशन में इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता कभी भी, तो अपन ऐसा मानते हैं कि जब भी 95% एलिमिनेट हो गया ड्रग, मतलब कि 4 to हाफ लाइफ, तो मतलब कि उसका एक्शन ओवर हो गया। अब सपोज लिथियम है तो उसका हाफ लाइफ 1 डे है, ठीक है, तो मतलब 5 दिन, 4 से 5 दिन में उसका 95% एलिमिनेट हो जाएगा, तो बाद में उसका इफेक्ट एकदम ही बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? 5 to 5 days कम्प्लीटली, ठीक है ना। एक्सेप्शन हिट एंड रन ड्रग्स। अब हिट एंड रन ड्रग्स क्या होता है? हिट एंड रन ड्रग्स, तो ये बेसिकली एलिमिनेट हो गया है, लाइक सपोज 95% एलिमिनेट हो गया है लेकिन जो बचा हुआ है ना, वो प्लाज्मा में तो नहीं है, क्योंकि वो इरिवर्सिबली ऑर्गन या जो भी रिसेप्टर वॉट एवर था ऑर्गन वहाँ पे बाइंड कर गया है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ भी आता है मतलब कि ये बॉन्ड है इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो वो टारगेट ऑर्गन से बाउंड हो गया है, ठीक है, तो ब्लड में तो है ही नहीं, इसलिए वो एलिमिनेट तो हो ही गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूस टू प्रोड्यूस इफेक्ट इवन आफ्टर कंप्लीट एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, तो इसको सुसाइड इनहिबिटर्स बोलेंगे। इसके निमोनिक्स याद रखना, ठीक है, कि ओमेप्राजोल है, ये इनहिबिट्स करेगा इरिवर्सिबली। माओविनेटर फेनेल्जीन, रिटोनाविर जो है CYP एंजाइम्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। एस्पिरिन है, ये इरिवर्सिबली कॉक्स एंजाइम को करेगा, तो ये बाइंड्स टू प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड इरिवर्सिबली इनहिबिट्स कॉक्स, तो वो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है, ठीक है तो उनको 7 दिन नहीं देना है, ठीक है। फिर कंप्लीट और स्टेडी स्टेट याद रखना है अपने को, और प्लेटो प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। और जो सुसाइड इनहिबिटर्स है ना, तो उनका बेसिकली ये तो पूरा चला ही गया है, ठीक है, मतलब कि जो भी का रिसेप्टर है जिस पे भी काम करते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए वो इरिवर्सिबली हो गया है, ठीक है। जहाँ भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे इरिवर्सिबली, तो उसका मूगरा नाम है निमोनिक। जो ओमेप्राजोल है ये इनहिबिट कर रहा है H+K+ ATPase को, मतलब कि प्रोटॉन पंप है ये, क्योंकि प्रोटॉन है H+, ठीक है, इरिवर्सिबली, तो वही बेसिकली प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली कर रहा है इनहिबिट। और नॉट जस्ट ओमेप्राजोल, ऑल PPIs। तो इसके बाद मैं शायद एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करूँगा, RR डाउन करना ही अपने को रिकॉर्ड, ठीक है। तो बेसिकली फिर एस्पिरिन जो है तो बाइंड्स टू प्लेटलेट्स, ठीक है, इसलिए इसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है, मतलब प्लेटलेट से बाइंड कर गया ये और रिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया है, ठीक है, कॉक्स को। तो अब नया अपने को मान लो ब्लीडिंग हो रही सर्जरी में, ठीक है, तो पुराने प्लेटलेट तो काम करेंगे नहीं, ठीक है, नए प्लेटलेट चाहिए अपने को, ठीक है, इसलिए अपन एस्पिरिन को बंद कर देंगे 7 दिन पहले, ठीक है। फिर कंप्लीट और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अपोजिट हो गया कंप्लीट एलिमिनेशन का, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर लाइक कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए 4 से 5 हाफ लाइफ चाहिए थी, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के अंदर 4 से 5 हाफ लाइफ लगेगी ड्रग का इफेक्ट आने में। लाइक लिथियम का अगर 1 दिन का उसका है हाफ लाइफ, तो कम से कम 4 हाफ लाइफ लगेंगी जब तक वो थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, लाइक 4 to 5 days लगेगा लिथियम को स्टार्ट होने में, ठीक है। तो वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, ठीक है, एक्शन स्टार्ट्स एट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो प्लेटो प्रिंसिपल का मतलब ये कि अगर ड्रग को कांस्टेंट रेट से दे रहे अपन कि 95% कंसंट्रेशन उसका आ चुका है, ठीक है, मतलब द सेम गोज विथ लाइक हाउ द एलिमिनेशन कि भाई 4 से 5 हाफ लाइफ चली जाती है तो एलिमिनेट हो जाता है, वैसे ही एक स्टेडी स्टेट आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कितना भी दो अपन, ठीक है, तो द प्लाज्मा कंसंट्रेशन नो लॉन्गर इंक्रीजेज, तो इन द स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो बेसिकली कैसे अचीव करना टारगेट कंसंट्रेशन, तो वही टारगेट है जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, मतलब कि वही कंसंट्रेशन एट द विच द ड्रग विल प्रोड्यूस थेरेपेटिक या बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है। तो लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज के यूनिट्स याद रखना है, ठीक है। इनका फार्मूला ईजी है, डी मतलब लोडिंग में डी आता है तो अपना ये आ जाएगा, डी मतलब VD इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मेंटेनेंस में C, तो ये अपना क्लियरेंस इंटू ये, ठीक है। और लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, तो लोडिंग डोज में इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ, ठीक है, लेकिन जो ड्रग्स ये याद रखना कि लोडिंग डोज खुद जो है वो हाफ लाइफ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर हाफ लाइफ अगर कोई ड्रग की बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो फिर उसको लोडिंग डोज देंगे अपन, ठीक है। और जो अगर जिनका बहुत ज़्यादा VD है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट पहुंचाने के लिए बस याद रखना है कि हाई VD होगा तो भी लोडिंग डोज देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अपन एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर ऑर्गन्स उनको सैचुरेट कर सके। मतलब कि अगर भाई हाई VD तो आँख में जा रहा है, कहीं भी छोटे छोटे जगह पे जा रहा है, तो लेकिन अपने को एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो जिनका हाईली वेस्कुलर सप्लाई है उनमें पहुंचाना है, तो अपने को लोडिंग डोज देना पड़ेगा, क्योंकि वो उन पे काम करना है ना, अपना टारगेट पूरी बॉडी तो होगी नहीं, तो पूरी बॉडी में जा रहा है क्योंकि हाई VD है, तो अपने को एक्स्ट्रा वेस्कुलर ऑर्गन्स तक सैचुरेट करने के लिए लोडिंग डोज देना पड़ेगा।
वही कि लोडिंग डोज इसलिए दे दें तो अचीव द टारगेट स्टेडी सेट कंसंट्रेशन एकदम रैपिडली हो जाए, ठीक है। जो मेंटेनेंस डोज है उसको उसका दूसरा नाम क्या है, डोजिंग रेट, लोडिंग का एक है इनिशियल, ठीक है। फिर वो एम डी इज़ इक्वल टू एलिमिनेशन, क्योंकि जितना एलिमिनेट हो रहा है उतने अपन दे रहे हैं ताकि उतने कंसंट्रेशन स्टेबल रहे। तो एम डी या एलिमिनेशन आप इंटरचेंजेबल रेट्स कर सकते हो, ठीक है। इसलिए एम डी का यूनिट भी एलिमिनेशन वाला है कि भाई एम जी पर मिनट है, ठीक है। और मेंटेनेंस डोज इज गिवन फॉर द हाई क्लियरेंस ड्रग्स, जिनका जितना ज़्यादा क्लियरेंस मतलब जितना जल्दी निकल रहा है तो उतना ही ज़्यादा मेंटेनेंस डोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस डोज डिपेंड्स अपॉन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, ठीक है। लोडिंग डोज डज नॉट डिपेंड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, ठीक है। फिर डोज एडजस्टमेंट एंड रीनल फेलियर, तो पता है अभी क्लियरेंस रेट बहुत ही कम है, किडनी निकाल ही नहीं पा रहा है, तो अपन को मेंटेनेंस डोज बहुत कम देना पड़ेगा। सेम गोज विद द एल्डरली, क्योंकि किडनी खराब है उनके अंदर या रिड्यूस रीनल फंक्शन है। फिर डोज कैलकुलेशन इन चिल्ड्रन, तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये एडल्ट डोज जो है इनटू जो बच्चे की एज है अपॉन बच्चे की एज प्लस 12, याद रखना है, ठीक है। यंग फार्मूला है ये, क्लार्क डेलिंग, लेकिन यंग याद रखना है। और एक बेस्ट होता है टू सर कैलकुलेट बाय द यूज ऑफ सरफेस एरिया है अपना डू बॉयस फार्मूला, ठीक है। फिर MCQs है, तो पहला तो इजी है, फार्मूला ही है, ठीक है। फिर जो दूसरा है तो सपोज डिजिटालिस है, उसमें 4 नैनोग्राम पर ml का है, ठीक है। रीनल फंक्शन नॉर्मल है, हाफ लाइफ 1.5 डेज है। तो भाई हाउ लॉन्ग शुड यू विद होल्ड डिजॉक्सिन, मतलब कितना टाइम उसको देना है या वॉट एवर मेंटेनेंस डोज देना है कि भाई सेफर येट प्रोबेबली थेराप्यूटिक लेवल ऑफ 1 नैनोग्राम आ जाए। मतलब 4 टॉक्सिसिटी था, ठीक है। कितना अपने को अब विद होल्ड करना है, नहीं देना है, ठीक है, जब तक 1 आ जाए, ठीक है। मतलब कि 4 से 1 आना है, ठीक है। तो हाफ लाइफ पता है कि भाई 1.5 दिन में 4 से 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 से 1 वापस 1.5 दिन, तो 3 दिन हो गया, ठीक है। तो 3 दिन अपने को ये विद होल्ड करना है। फिर क्लियरेंस ऑफ VDR 1.386 और 80 लीटर, तो हाफ लाइफ में अपन फार्मूला के लिए 0.7 ले सकते हैं, ठीक है। तो 0.7 पता है 0.693 इंटू VD/CL, ठीक है। तो 0.693 इंटू 80/1.386, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ गया 40 लीटर। फिर कैलकुलेट द डोज ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड फ्रॉम द एडल्ट डोज ऑफ 900 mg, तो 900 प्लस 6/6 + 12, ठीक है। मतलब वो 900/3 कर दो तो 300 आ गया। तो ये हो गया अपना ये। फिर आते हैं अपने इस पे ये वाले वीडियो पे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो वही फार्मा का मतलब भी ड्रग है, ठीक है। डायनामिक्स मतलब वही जो भी इफेक्ट है। अब ड्रग को अपन लाइगेंड बोल दो, क्योंकि ये भी ड्रग है, लाइगेंड जो भी है ये अपने टारगेट रिसेप्टर या एंजाइम पे ये अटैच होगा, ठीक है, मतलब बाइंड करेगा, ठीक है। तो लिगेंड मतलब कि मॉलिक्यूल हैविंग हाई एफिनिटी फॉर इट्स टारगेट, स्पेसिफिकली बाइंड टू इट्स टारगेट, ठीक है। लिगेंड जो है मतलब ड्रग है, लिगेंड का मतलब ये बेसिक हो गया कि भाई वो अपने टारगेट पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या है, तो नेचर के टाइप्स है एंडोजेनस एक्सोजेनस। एंडो मतलब जो अंदर बन रहा है, लाइक हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। एक्सोजेनस जो बाहर से दे रहे हैं, लाइक अपन पॉइजन ड्रग्स, ठीक है। फिर जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसके हिसाब से एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ब्लॉकर, ठीक है, जिनमें जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब बेस्ड ऑन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, तो फुल एगोनिस्ट है, मतलब कि पूरा इफेक्ट आएगा, ठीक है। पार्शल मतलब सब मैक्सिमल 0 to 100, और इन्वर्स मतलब -0, नेगेटिव या अपोजिट, ठीक है, नेगेटिव या अपोजिट। तो ये हो गया। फिर बेसल हार्ट रेट अपना 70 है, ठीक है। अब सपोज कोई लाइगेंड है, उसने बाइंड किया अपने हार्ट में वॉटेवर, और एकदम मैक्सिमम इफेक्ट ले गया, 200 तक कोई भी ड्रग ले जा सकता है, तो ये लिगेंड ए जो है 200 तक ले गया, तो फुल एगोनिस्ट है। 70 से 150 ले गया, तो ये पार्शल एगोनिस्ट है। 70 का 70, ठीक है, नो चेंज, तो फिर एंटागोनिस्ट। और इन्वर्स एगोनिस्ट मतलब कि अपोजिट है, तो नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि कम कर गया या एकदम ही माइनस में कर गया, अगर प्लस है तो माइनस में, या कम कर गया उसको, ठीक है। 0 आएगा तो एंटागोनिस्ट है, नो चेंज इन द बेसल एक्टिविटी, ठीक है। फिर इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट के टाइप्स, ये सब याद रखना है। तो अभी जो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, ठीक है, इसके अंदर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है या ब्लॉकर्स, ठीक है। तो बात ये है कि भाई कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करे या ना करे, लाइक एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट, लेकिन दोनों ही बाइंड करेंगे, ठीक है। एगोनिस्ट लाइक बाइंड करेगा और प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर जो भी है, इसका जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, ब्लॉक करेगा लेकिन ब्लॉक कर देगा मतलब रिसेप्टर्स को, ठीक है, रिसेप्टर एंजाइम को, लेकिन एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो एगोनिस्ट जो है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, तो एगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एंटागोनिस्ट नहीं करेगा, मतलब बाइंड कर जाएगा, लेकिन बात है कि ब्लॉक कर देगा एंजाइम को या रिसेप्टर को, ठीक है। इसलिए वो दूसरा कोई है जो कोई दूसरा कोई आएगा अगर एगोनिस्ट, तो बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एंटागोनिस्ट बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये एक ये ब्लॉकर है, ठीक है। एंटागोनिस्ट इज अ ब्लॉकर ऑफ दैट साइट, इसलिए इसको ब्लॉकर बोला, और इसमें कोई इंटेंसिक एक्टिविटी नहीं है, जीरो इंटेंसिक एक्टिविटी है। तो बेसिकली ऐसे याद रखना अपने को कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एगोनिस्ट मतलब कुछ ना कुछ बाइंड कर रहा है, इफेक्ट ला रहा है, ठीक है। जैसे कि 200 बीट्स अपना मैक्सिमम जा सकता है,
तो वो जो कराएगा ड्रग वो फुल एगोनिस्ट है, ठीक है, एफ ए, ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट देगा। जो आधा दे रहा है, लाइक 150 जा रहा है, सब मैक्सिमम इफेक्ट 0 to 100% में जा रहा है, ठीक है। फुल एगोनिस्ट मतलब हमेशा 100, उसके बीच में अगर 0 to 100 है, 0 to 99 वॉट एवर, दैट इज़ पार्शल एगोनिस्ट, सब मैक्सिमम। इन्वर्स मतलब कुछ भी करेगा तो सही ना इफेक्ट, दैट इज़ इन्वर्स, कि भाई 70 हार्ट रेट था तो उसको 30 ले आया, या माइनस कोई चीज़ माइनस में लेके चला गया, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव इफेक्ट लाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स नेगेटिव नेगेटिव अपोजिट इफेक्ट, ठीक है, दैट इज़ इन्वर्स एगोनिस्ट। और बेसल एक्टिविटी वैसी की वैसी रहने दी, ठीक है, कोई चेंज नहीं रहा, बस बाइंड करेगा, दैट इज़ एंटागोनिस्ट। तो याद रखना, एंटागोनिस्ट डज नॉट मीन्स कि ये उल्टा है, इट जस्ट हैज़ जीरो इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू कॉम्बिनेशन, तो ये पता है एफ ए। अब सपोज अगर कॉम्बिनेशन है, सपोज अपन ने फुल एगोनिस्ट है जिसको 100% करना था, उसके साथ में अपन ने अगर पार्शल एगोनिस्ट दे दिया तो रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम आएगा, ठीक है। तो एफ ए प्लस पी ए है, ठीक है, पी ए का डोज ज़्यादा है तो रिस्पॉन्स कम होगा। सेम गोज विद अगर अपन ने इन्वर्स एगोनिस्ट दिया है, जो माइनस में जा रहा था, नीचे जा रहा था ग्राफ, ठीक है, उसके साथ साथ एंटागोनिस्ट दिया है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा इन द सेंस कि सपोज हार्ट रेट इन्वर्स एगोनिस्ट दिया था अपन ने, तो हार्ट रेट 70 से 30 चली गई थी, ठीक है, इन्वर्स एगोनिस्ट में। पर अपन एंटागोनिस्ट दे रहे हैं अगर, ठीक है, हाई डोज एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो वो 70 की तरफ लेके जाएगा, दैट इज़ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब सुपर एगोनिस्ट क्या है कि सपोज अपना फिजियोलॉजिकली जो भी अपने एंडोजिनस लिगेंड्स है वो जो भी बनते हैं, जो बाइंड करते हैं, तो कितना इफेक्ट आ सकता है अपने इंट्रिंसिक वे में, एंडोजिनस अपने बॉडी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन हार्ट पे काम कर रहा है तो 200 ही हार्ट बीट बढ़ा सकता है, 200 तक। अब कोई ड्रग है वो 250 ले गया, मतलब 100% से ज़्यादा, दैट इज़ सुपर एगोनिस्ट, ठीक है। ड्रग्स दैट प्रोड्यूस सुपरा मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट इज़ मोर देन 100%। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, 100% रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और जैसे इसका एग्जांपल है हिस्ट्रेलिन ब्यूसेरेलिन, ठीक है। तो अपने को पता है भाई GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, FSH को बढ़ाएगा। अपने GnRH एगोनिस्ट दे दिया, मतलब जो सुपर एगोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो सपोज GnRH जो है वो FSH LH का कोई लेवल ला सकता है, 10-10 नैनोग्राम या पिकोग्राम वॉट मान लो। ये ड्रग्स जो है GnRH एगोनिस्ट, ये इसको 30-40 लेके जाएंगे, ठीक है, दैट इज़। तो एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्रेलिन ब्यूसेरेलिन। अब सपोज इन्वर्स एगोनिस्ट जो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, ड्रग्स दैट प्रोड्यूस नेगेटिव अपोजिट इफेक्ट, तो कोई इन्वर्स एगोनिस्ट है, मतलब कि जो भी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है। अब वो जो रिसेप्टर्स थे उनका काम क्या होता है कि जब भी उन पर कोई ड्रग आता है इन जनरल, तो वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाता है। सपोज अपन गाबा रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव या वो जो भी था इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, गाबा ग्लाइसिन जो भी होता है। तो गाबा मतलब कि या ए गाबा ए क्लोराइड चैनल, गाबा क्लोराइड चैनल याद कर लो। जब भी इस पर कुछ अटैच हो रहा है ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रेन को डिप्रेस करेगा, ठीक है, इसलिए काम आएगा टू रिड्यूस द सीजर्स, ठीक है, गाबा टू रिड्यूस द सीजर्स काम आएगा। सपोज अपन ने कोई इन्वर्स एगोनिस्ट दिया है जो गाबा की एक्टिविटी कम कर देगा, ठीक है, नॉट ज़ीरो करेगा, ज़ीरो तो एंटागोनिस्ट था, ठीक है, तो कौन सा करेगा, तो दैट इज़ बीटा कार्बोलिन, ठीक है। तो ये प्रोवोक कर देगा सीजर को क्योंकि उसकी एक्टिविटी कम कर दी। सेम गोज विद टिप्रोलिसांट, टिप्रो या पीटोलिसांट, ठीक है, टिप्रोलिसांट या पीटोलिसांट भी हिस्टामिन पे करता है। तो H3 अपने को पता है कि भाई ये नींद आती है, सेडेटिव इफेक्ट होता है हिस्टामिन का, तो ये H3 को ये कर रहा है अगर, तो इससे नींद भगा देगा ये, ठीक है। नींद भगा देगा मतलब कि इट इज़ हेल्पफुल इन वेकफुलनेस। तो वेकफुलनेस मतलब कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे बहुत नींद आती है, लाइक नार्कोलेप्सी, जहाँ अचानक ही मसल टोन लॉस हो जाती है, ठीक है। फिर रिमोना बांड, तो रिमोना बांड कैनाबिनॉइड पे करेगा, ठीक है। तो पता है जब भी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आर अवेक, मतलब जब भी ये काम में आता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, दैट इज CB1, ठीक है, कैनाबिनॉइड 1। तो अपने को पता है गांजा चरस कुछ भी किया है तो CB1 एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वर्क करते हैं और फिर इससे बहुत भूख लगती है, ठीक है, बहुत भूख लगती है। तो ये जो ड्रग है जो इन्वर्स एगोनिस्ट है, तो अब भूख लग रही थी तो उसका अपोजिट हो गया, भूख नहीं लगेगी, दैट इज सैटाइडी। तो ये काम आएगा एंटी ओबेसिटी ड्रग्स में, ठीक है, पर ये कैंसर करते थे इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, सप्रेस द एपेटाइट, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट आते हैं तो जीरो एक्टिविटी है, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं इसके। एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि इनहिबिट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऐसा याद कर लो, एंटागोनिस्ट इनहिबिट्स एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। तो वही 4 टाइप्स हैं इसके, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल के अंदर ये होता है कि फिर ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो जो अपन अभी तक जो पढ़ रहे थे पूरी कि भाई कुछ इंजन एक्टिविटी नहीं है, दैट इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर लाइक कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव आता है। तो
जो फिजिकल है तो फिजिकल वाला डायरेक्टली एगोनिस्ट से बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एगोनिस्ट से बाइंड करके तो एगोनिस्ट उससे कर ही नहीं पाएगा, एगोनिस्ट जो है वो इससे नहीं कर पाएगा, मतलब कि एगोनिस्ट उसके एगोनिस्ट जो था वो दैट वोंट बी एबल टू बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है। तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है, उसका एगोनिस्ट का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर ये छा गया अपना फिजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल जिसका बहुत बड़ा है सरफेस एरिया, ठीक है। फिर केमिकल एंटागोनिस्ट के अंदर ये है कि डायरेक्टली बाइंड्स टू एगोनिस्ट बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कोई भी बॉन्ड बना दे तो डायरेक्ट एगोनिस्ट से बाइंड कर गया। पहले वाले में से कॉन्टैक्ट था, ठीक है, फिजिकल था, यहाँ पे केमिकल है, जैसे कि लाइक एसिड बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीडोट्स याद रखना है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो प्रोटामिन सल्फेट बेसिक है, फिर कीलेटर्स मेटल को बाइंड कर देते हैं और मेटल का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। फिर एंटासिड है तो वे HCl है। फिर सुगामा डेक्स तो वेक्यूरोनियम और रॉक्यूरोनियम में देता है। तो लाइक जो वेक्यू और रॉक्यू है वो अपना स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। तो उसको जब उनका रिवर्सल लाना है, उनका इफेक्ट खत्म करना है तो अपन सुगामा डेक्स दे देंगे, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि ये जो है मतलब कोई एगोनिस्ट है, सपोज वो ए रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था, ठीक है। एगोनिस्ट ए रिसेप्टर पे बाइंड करके हार्ट रेट बढ़ा रहा था, ठीक है। तो जो एक दूसरा जो अपना फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिस्ट है दैट वोंट बाइंड टू लाइक दैट रिसेप्टर, वो दूसरे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा लेकिन उसका अपोजिट इफेक्ट करेगा। सपोज एक ड्रग है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हिस्टामिन है, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है बाय बाइंडिंग एट H1 रिसेप्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, दूसरे रिसेप्टर पे एड्रेनालिन बाइंड कर रहा है, इट इज़ बाइंडिंग टू β2 रिसेप्टर, लेकिन ये β2 वालों पे जब हो रहा है स्टिमुलेट तो ब्रोंको डायलेशन कर रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हो गया। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट इज़ लाइक इन्वर्स एगोनिस्ट, ठीक है। मतलब कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट इज़ लाइक इन्वर्स एगोनिस्ट इन द सेंस कि अपोजिट इफेक्ट ला रहा है टू दैट ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। बट कैसे, डिफरेंट साइड्स पे। फिजियोलॉजिकल के अंदर डिफरेंट साइड, इन्वर्स एगोनिस्ट के अंदर सेम टारगेट है, ठीक है। तो अपने को वैसे पता है कि एंटागोनिस्ट 0 करता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट सुनते 0 आना चाहिए, ठीक है। लाइक अभी अपन ने पढ़ा था कि जो एंटागोनिस्ट है, ठीक है, उसका कोई एक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। एंड तो इज सेम लाइक इन्वर्स एगोनिस्ट। एग्जाम्पल्स याद रखना अपने को, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है ब्लॉकर्स, ठीक है। इसके अंदर भी यही कि भाई एड्रेनालिन जो है ये बाइंड्स टू अल्फा बीटा रिसेप्टर, ठीक है। तो ऐसा अपने ड्रग्स बना दिया, अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो फिर ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव है। वन पढ़ते फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एंड ब्लॉकर्स, ठीक है। तो वो अपन ने पहले ही पढ़ा फार्माकोलॉजिकल, जो भी अपन पढ़ रहे थे कि एंटागोनिस्ट का जो 0 एक्शन होता है, ठीक है, दैट इज़ फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में क्या है ना कि ब्लॉक द टारगेट ऑफ द एगोनिस्ट, ठीक है। मतलब कि जो एगोनिस्ट है उसका टारगेट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो कोई एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं कर पाएगा वो रिसेप्टर से, ठीक है। तो मतलब जिसकी एड्रेनालिन है, मान लो बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, मतलब या तो अल्फा 1 अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ रहा है एड्रेनालिन ब्रोंकोडायलेशन β2 रिसेप्टर। तो अभी मान लो अपन इसका वो दे देते हैं अल्फा ब्लॉकर है बीटा ब्लॉकर, ठीक है, प्रोप्रानोल या फिनॉक्सीबेंजामिन, ठीक है। अब 2 टाइप्स है, या तो कम्पिटिटिव है या नॉन कम्पिटिटिव है, ठीक है। कम्पिटिटिव ये बात हुई कि वो रिवर्सिबल हो सकता है बिकॉज वो उसकी साइड में बाइंड करेगा लाइक जिस खड्डे में रिसेप्टर में खड्डा है, ठीक है, जहाँ पे एड्रेनालिन बाइंड करता है, वहाँ पे अगर ये बाइंड कर रहा है अपना कोई भी फिनॉक्सीबेंजामिन या बीटा ब्लॉकर, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, एड्रेनालिन बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज अभी एड्रेनालिन के 1000 मॉलिक्यूल है और जो फिनॉक्सीबेंजामिन या बीटा ब्लॉकर उसके अगर 10 मॉलिक्यूल है, तो ड्यू टू तो वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, एड्रेनालिन की बहुत ज़्यादा तादाद में वो, दैट इज़ कॉल्ड ए सरमाउंटेबल इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए वो रिवर्सिबल है, ठीक है। तो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में ये डिफरेंस है कि कम्पिटिटिव में जो स्ट्रक्चर है, जो भी अपना है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, उसका स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर स्ट्रक्चर टू द एंटागोनिस्ट, ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू एगोनिस्ट, सॉरी, ठीक है। और नॉन कम्पिटिटिव में डिफरेंट है, तो डिफरेंट है उसके अंदर क्या होता है, दूसरी साइड पर बाइंड करता है, तो वो साइड को एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं अपन, ठीक है, एलोस्टेरिक जो नॉन कम्पिटिटिव है। तो जब एलोस्टेरिक में बाइंड किया तो जिस साइड पे एगोनिस्ट बाइंड करता है वो रिसेप्टर में जो खड्डा था जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड करेगा, तो अब एलोस्टेरिक साइड दूसरी साइड थी जहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव बाइंड हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि ये चेंज कर देगा, वो जो अपना खड्डा था ना उसका शेप चेंज हो जाएगा, तो इसलिए बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें कोई सरमाउंटेबल इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि खड्डा ही दूसरा है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉन सरमाउंटेबल इफेक्ट, कैनॉट ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, इवन इफ द एगोनिस्ट का डोज बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो वो टारगेट बाइंडिंग जो है इसमें दैट इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है। अब बात ये कि अनकम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी होता है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है,
तो बेसिकली हाँ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में ये कि सेम टारगेट बाइंडिंग है दैट ऑफ एगोनिस्ट, इसलिए कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। सरमाउंटेबल इंक्रीज डोज ऑफ एगोनिस्ट ओवरकम्स इफेक्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीज डोज है एगोनिस्ट का, ठीक है, तो ये ओवरकम कर जाएगा इफेक्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। अनकम्पिटिटिव जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ना वो इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं टू द टारगेट, ठीक है, तो नॉन सरमाउंटेबल इफेक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है, तो वो अगर इरिवर्सिबली बाइंड कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो इरिवर्सिबली बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो नॉन सरमाउंटेबल इफेक्ट है कि वो हिलेंगे ही नहीं, ठीक है। मुझे याद रखना है कि कम्पिटिटिव प्लस इरिवर्सिबल ब्लॉकर है अगर, ठीक है, मतलब कम्पिटिटिव तो था ही लेकिन वो इरिवर्सिबली कर रहा है, कुछ भी होगा हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, ठीक है, उसको अनकम्पिटिटिव बोलेंगे। मतलब कि नॉन कम्पिटिटिव में और अनकम्पिटिटिव में भी सबसे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये अनकम्पिटिटिव है, ठीक है, ये है तो इरिवर्सिबल, लेकिन अपन इसको नॉन कम्पिटिटिव क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज साइट सेम है ना, स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट ऑफ एगोनिस्ट, इसलिए ये अनकम्पिटिटिव है, ठीक है। तो नॉन कम्पिटिटिव सुनते ही साइट चेंज हो जाती है, एलोस्टेटिक साइट आ जाता है। अनकम्पिटिटिव मतलब है तो इरिवर्सिबल, ठीक है, नॉन सरमाउंटेबल इफेक्ट है किसके अंदर, अपना ये अनकम्पिटिटिव में, लेकिन साइट सेम एज दैट ऑफ एगोनिस्ट है, ठीक है। तो जो मेथोट्रेक्सेट है ना, अब एग्जाम्पल में MTX है, तो ये DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। जो DHFR इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट फॉलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, और टेट्राहाइड्रोफोलेट फिर काम आता है अपना, ठीक है। अब यही नहीं हो रहा है तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनो, अब फिर एक और एग्जाम्पल, ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिट्स कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, ठीक है। अब सपोज स्ट्रक्चर ऑफ MTX इज सिमिलर टू फॉलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अब क्या है ना कि हटेगा ही नहीं, जो MTX है वो हटेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो अनकम्पिटिटिव है, इरिवर्सिबल है, तो कितना भी फॉलिक एसिड का डोज बढ़ाओ सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब DHFR तो इनहिबिट कर दिया उसने MTX ने, ठीक है। तो इसका एंटीडोट है फॉलिनिक एसिड, तो फॉलिनिक एसिड वो कुछ तो करता है, पर एंटीडोट ऑफ MTX इज फॉलिनिक एसिड। तो बेसिकली फॉलिक एसिड जो है ना उस पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, तो उसका एक्टिव फॉर्म हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट ये एक्टिव फॉर्म है। ये कैसे बनता है, फॉलिक एसिड से जो टेट्राहाइड्रोफोलेट विद द हेल्प ऑफ DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ठीक है। तो इसको DHFR को इनहिबिट कर दिया, और वो एसिडाजोलामाइड जो है ये इनहिबिट्स कर रहा है कार्बोनिक एनाइड्रेस को, अपने को पता है एसिडाजोलामाइड, ठीक है, ये अपना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या जो भी था, मतलब या वॉटेवर, ठीक है, पता नहीं। तो जो भी एसिडाजोलामाइड है इनहिबिट्स कार्बोनिक एनाइड्रेस, ठीक है, CA इनहिबिटर्स या जो भी, तो ये है तो अपना एलोस्टेरिक साइट वाला, दैट इज़ नॉन कम्पिटिटिव, लेकिन ये रिवर्सिबल है, ठीक है। मान लो कि ये अपने बात करें कम्पिटिटिव की, तो MTX का जो स्ट्रक्चर इट इज सेम टू दैट ऑफ फॉलिक एसिड, तो जो DHFR है उसको नहीं पता कि उससे फॉलिक एसिड जुड़ा है MTX जुड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली MTX जुड़ गया है, मतलब ठीक है, मतलब जो भी है समझ में आ गया अपने को, ईजी है। एंड फोलिक एसिड कांट ओवरकम द टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, बिकॉज ये इरिवर्सिबल अनकम्पिटिटिव है, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑन डोज रिस्पॉन्स का हो क्या है कि सपोज एंटागोनिस्ट अपन ने ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट, तो अपने को जानना है कि भाई ये नॉन कम्पिटिटिव है या कम्पिटिटिव है। तो ईजी सी बात है कि अगर कम्पिटिटिव होगा, ठीक है, लाइक सपोज कम्पिटिटिव है, तो अपन ने जो एगोनिस्ट है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दिया है, तो देयर वुड बी सरमाउंटेबल इफेक्ट, मतलब ग्राफ सेम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ एकदम ही कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो दैट इज़ नॉन कम्पिटिटिव, क्योंकि सेम का सेम रहेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस में सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, दैट इज़ कम्पिटिटिव। सेकेंड में नो चेंज इन रिस्पॉन्स, क्योंकि रिवर्सिबल था, ठीक है, डजंट शो सरमाउंटेबल इफेक्ट, तो ये नॉन कम्पिटिटिव हो गया ए और बी वाला। CA कम्पिटिटिव, NCA मतलब नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब DRC पे अपन ये करते हैं कम्पिटिटिव से नॉन कम्पिटिटिव, तो इसके अंदर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ग्राफ जो है इसके अंदर याद रखना है कि डायरेक्शंस का क्या है, शिफ्ट इन ग्राफ याद रखना है, ठीक है, और Vmax और Km, बस ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अपन एक लाइन प्लॉट बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइन वीवर बर्क प्लॉट, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन जो है बर्क, मतलब जो ये जो DRC है ना जिसमें अपन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं, उसको अगर लाइन फॉर्म में बना दो, वो कैसे भी करके आया ये फार्मूला, ठीक है, डबल रेसिप्रोकल हो, सब भाड़ भाड़ में गया, ठीक है। मतलब Vmax और Km जो है, ठीक है,
उनको साथ में माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं, जो सिग्मॉइड शेपेड कर्व में होता है। अब उसका लॉग ले लिया उसके अंदर और उसको फिर कुछ तो रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये फार्मूला से याद नहीं करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा बन जाता है, ठीक है। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, जो ये फार्मूला दिख भी रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब वो जो उसको लाइन वीवर बर्क प्लॉट बोला, जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना है कि अगर अपन सिग्मॉइड कर्व की बात करना है तो पता है अपने को कि भाई सरमाउंटेबल इफेक्ट प्रेजेंट होता है सी ए के अंदर, कंपेटिटिव के अंदर। तो ये पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लाइक सेम को आगे खींच दो, ठीक है, क्योंकि डोज बढ़ा दिया है तो पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट। अगर अब जो नॉन कंपेटिटिव उसके अंदर अपन ने कितना भी डोज दिया है, इफेक्ट तो कम ही आएगा, तो इसके अंदर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल राइटवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है ना कि के एम और वी मैक्स याद रखना है कि के एम एंड वी मैक्स होता क्या है, ठीक है। के एम एंड वी मैक्स, के एम को अपन को गिनना है कि भाई डोज एगोनिस्ट का डोज, ठीक है। वी मैक्स इज इक्वल टू इफेक्ट बाय द एगोनिस्ट, ठीक है। वी मैक्स इज इक्वल टू इफेक्ट, के एम इज इक्वल टू डोज। तो अब याद रख लो के एम डोज है, वी मैक्स इफेक्ट है, ठीक है। वी मैक्स इफेक्ट है तो वी मैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव के अंदर, ठीक है। और जो वी मैक्स था, वी मैक्स मतलब अपन ने पढ़ा इफेक्ट है, वी मैक्स, ठीक है ना। मैक्स वस्टापन, ठीक है, वो बहुत इफेक्ट लाया लाइफ में उसके, तो वी मैक्स इज़ इफेक्ट, ठीक है। तो अपने को पता है कॉम्पिटिटिव में तो जो इफेक्ट की बात कर रहा तो सेम आएगा, नो चेंज। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव उसके अंदर डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा वी मैक्स, ठीक है। सेम गोज विद जो के एम है, दैट इज़ द डोज, ठीक है। के एम इज़ द डोज, तो वो इंक्रीज कर दिया किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव के अंदर, क्योंकि अपन ने इंक्रीज डोज किया है, क्योंकि सरमाउंटेबल इफेक्ट था, ठीक है। अब जो के एम है दैट इज़ द डोज, ठीक है। तो वो तो डोज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सरमाउंटेबल इफेक्ट है ही नहीं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर नो चेंज आएगा, के एम में नो चेंज आएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को फिर सिग्मॉइड में तो सिंपल सा वी मैक्स और के एम पढ़ लिया अपन ने, जो सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। कि वी मैक्स और के एम में क्या सीन है कि वी मैक्स मतलब इफेक्ट है, के एम मतलब डोज है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। मेन तो ये है, इससे पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी। मतलब जो चार का है, जो एक में डिक्रीज़, नो चेंज, इंक्रीज़, बस एक का कोई एक याद कर लो, फिर वो दूसरे में उल्टा कर लो, ठीक है। लेकिन हर जगह नो चेंज नो चेंज, एक में डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना याद रखना है कि भाई के एम इज इक्वल टू डोज, वी मैक्स इज इक्वल टू इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दो चीज़ें हैं, बस दैट्स इट। इससे पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पता है कि अपने को इफेक्ट तो सेम ही आएगा उसके अंदर, नो चेंज कॉम्पिटिटिव के अंदर। तो जो दूसरा जो है उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा वी मैक्स, क्योंकि इफेक्ट डिक्रीज़ हो गया एन सी ए के अंदर, ठीक है। अब वही जो ये जो है के एम, डोज ऑफ एगोनिस्ट, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ज़्यादा डोज दे रहे हैं, क्योंकि सरमाउंटेबल इफेक्ट होना चाहिए। और नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये याद हो गया अपने को कि भाई जो सिग्मॉइड कर्व है उसके अंदर वी मैक्स और के एम क्या होता है, ठीक है। वी मैक्स इज द इफेक्ट, ठीक है, विच वुड बी अनचेंज्ड इन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो उसके अंदर डिक्रीज हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर, ठीक है। के एम डोज ऑफकोर्स बढ़ाना पड़ा अपन को, तभी सरमाउंटेबल इफेक्ट आया, ठीक है। तो के एम इज़ द डोज ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। वी मैक्स इज मैक्सिमम इफेक्ट और रिस्पॉन्स बाय एगोनिस्ट, ठीक है। तो के एम में नो चेंज है, नॉन कॉम्पिटिटिव में के एम इज़ नो चेंज, ठीक है। अब ये इसको उल्टा कर दिया, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट में वी मैक्स और के एम आता है, इन दोनों को उल्टा कर दिया ना, तो वी मैक्स बन जाएगा 1/v, और के मैक्स मतलब कि कंसनट्रेशन डोज ऑफ एगोनिस्ट था, ठीक है। तो उसको कंसनट्रेशन गिन लो के एम को, ठीक है। डोज है कंसनट्रेशन, तो ये 1/कंसनट्रेशन हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट, ठीक है। तो उस पर वी मैक्स अपने को पता है वाई एक्सिस पे आता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे के एम आता है, ठीक है, मतलब कि 1/कंसनट्रेशन। तो अपने को पता है कि भाई कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट अगर है तो उसके अंदर अनचेंज्ड क्या है, अनचेंज्ड अपना वी मैक्स है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है, मतलब दो लाइन्स जो है उनका वी मैक्स सेम है, तो वी मैक्स आता है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है, 1/v, तो ये कॉम्पिटिटिव हो गया, ठीक है। तो वी मैक्स अनचेंज्ड है, ठीक है। और के एम जो है, के एम इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो दो लाइंस क्रॉस ईच अदर, ठीक है। सी फॉर कॉम्पिटिटिव, सी फॉर क्रॉस, ठीक है। क्रॉस करेगा, याद रखना, क्रॉस मतलब कि वाई एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है। और डू नॉट, ठीक है, नॉट नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो वी मैक्स डिक्रीज्ड है, दिख ही रहा है, वी मैक्स वाई एक्सिस पे आएगा तो एगोनिस्ट का कम हो रहा है। और अनचेंज्ड इज इक्वल टू के एम,
ठीक है, के एम अनचेंज है तो के एम एक्स एक्सिस पे आता है तो मतलब 0 पे मिल रहा है, मतलब के एक्स एक्सिस पे मिल रहा है। ठीक है, तो लाइन वीवर वर्क प्लॉट पे, ठीक है, याद रख लो कि भाई एक्स पे क्या आ रहा है, वाई पे क्या आ रहा है, और अपना मैक्स वर्स्टापन इफेक्ट लाता है लाइफ में। तो मैक्स वी मैक्स इज इक्वल टू अपना इफेक्ट ऑफ द एगोनिस्ट। फिर तो इफेक्ट में अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे कि भाई कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है अगर तो सेम ही रहता है। ठीक है, नो चेंज आता है। अब जो MCQ है वो देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट पता है 0 है। ठीक है, मतलब लॉग डोज जो भी दे रखा है मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। फिर फेस जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, एंटागोनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, 2 डिफरेंट ड्रग्स हैं, 2 डिफरेंट साइट पे काम करते हैं इन द सेम सेल। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स इज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो है तो एंटागोनिज्म। ठीक है, पर कौन सा कि डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल आ गया जहाँ पे ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है, तो फिर साल्बुटामॉल ब्रोंको डायलेशन, क्योंकि 2 अलग ड्रग्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट साइट पे काम करते हैं। ठीक है, इन द सेम सेल जो भी होगा, लेकिन रिसेप्टर्स अलग अलग है। सेम डिफरेंट साइट्स मतलब डिफरेंट रिसेप्टर मान लो कि एक मान लो एड्रेनलिन है, वो अल्फ़ा बीटा पे काम कर रहा है, सपोज बीटा 2 पे काम कर रहा है और ब्रोंको डायलेशन करवा रहा है। ठीक है, और एक हिस्टामिन है जो H1 पे काम करके ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अपना ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो गया। ठीक है, जो अपन एग्जांपल्स पढ़े अपन काफ़ी सारे, इंसुलिन वाला बीटा ब्लॉकर ब्रेडिकार्डिया कराएगा तो ग्लूकागॉन टैकीकार्डिया कराता है बाय बाइंडिंग ऑन द ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट मान लो आप ग्लूकागॉन। ठीक है, तो एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल ज़्यादा दे दिया है और टॉक्सिसिटी हो गई तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो उनका एंटीडोट अपना ग्लूकागॉन हो गया। ठीक है, फिर जो थर्ड है ओपेट पॉइजनिंग है। ठीक है, नैलोक्सोन दे रखा है। ठीक है, अब वही कि फेंटानिल दिया है उसकी पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, अब नैलोक्सोन जो है तो ऑफकोर्स वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, पर वही देखना है कि भाई कम्पिटिटिव है या नॉन कम्पिटिटिव है, तो अपने को दिख रहा ही है कि राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज़ कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंटागोनिज्म। ठीक है, अब आता है डोज रिस्पॉन्स का DRC। तो वो कि नॉर्मल हमेशा रेक्टेंगुलर होता है लेकिन कोई काम का नहीं है वो। ठीक है, उसमें पता नहीं लगा सकते अपन। लॉग डोज इसलिए अपन लॉग ले लेते हैं, लॉग लेते सिग्मॉइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा है। यू शेपेड क्या है, तो यू शेपेड ऐसा है कि भाई बीच में रहना चाहिए, अगर ऊपर नीचे गया है वो तो एडवर्स इफेक्ट आएगा, मतलब डेफिशिएंसी हाई भी ख़राब है, दोनों चीज़ें। ठीक है, और ये रेयर होता है काफ़ी। ठीक है, ये हमेशा सम अमाउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी, क्योंकि वो उतना होना ही चाहिए। सपोज इंसुलिन है तो एकदम कम हो गया, ज़्यादा भी होगा तो दिक्कत है, तो वो यू के अंदर आना चाहिए, मतलब उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स के लिए, मतलब वो बेनिफिशियल होने के लिए इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, डेफिशिएंसी या तो एक्सेस दोनों ही एडवर्स इफेक्ट देगा। अब DRC ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, DRC का दूसरा नाम कंसंट्रेशन इफेक्ट है। अब ग्रेडेड है तो क्वांटल। ठीक है, ग्रेडेड या क्वांटल, तो बेसिकली यू शेप DRC अपने को पता चल गया है। ठीक है, कि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स आयरन इंसुलिन ये सब आएगा। ठीक है, रेयर टाइप है तो भाई थोड़ा बहुत होना ही चाहिए थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, डेफिशिएंसी है ख़राब है। ग्रेडेड और क्वांटल में क्या डिफरेंस है, तो ग्रेडेड मतलब कि भाई सपोज कोई BP की दवाई दे रहे क्लोनिडिन। ठीक है, तो वो कितना BP कम ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और क्वांटल DRC सपोज किसी को सीजर्स है तो या तो भाई उसको आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रेडेड है, नाम में ग्रेडेड है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रिस्पॉन्स विद इंक्रीज डोज लाइक एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, तो इसके अंदर इंडिविजुअल लेते हैं अपन, जो इंडिविजुअल के अंदर कर सकते हैं अपन। ठीक है, डिटरमाइन कि भाई एफिकेसी पोटेंसी क्या है, एफिकेसी कितनी आ रही है, पोटेंसी क्या है, तो जब भी एफिकेसी पोटेंसी की बात करते हैं तो ग्रेडेड। और जो क्वांटल है उसके अंदर अपन पॉपुलेशन लेते हैं और इसके अंदर अपना लीथल डोज और ये टॉक्सिक डोज आता है। ठीक है, इफेक्टिव डोज है वो सब। ठीक है, टॉक्सिक लीथल डोज LD50 TD50 ED50, और ये पॉपुलेशन है, मतलब सपोज एंटीमेटिक्स में तो उल्टी होगी नहीं होगी। ठीक है, अब ग्रेडेड DRC तो अपने को ये पता ही अपने को कि एफिकेसी क्या है और ये पोटेंसी और ये सब क्या है। ठीक है, कि चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द एफिकेसी ऑफ चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन एफिकेसी ऑफ अ ड्रग। ठीक है, फिर क्वांटल DRC। ठीक है, ED50 और ये सब याद करना है, थेरापेटिक रेंज ये सब दी है ड्रग्स की, याद करना तो करो, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने भी वो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाला है, फिर जो TI है। ठीक है, तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, फिर इनका टॉक्सिक इफेक्ट मॉनिटर करना है। ठीक है, अब